हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक परिचय का पहला पार्ट देखा था और आज इसका दूसरा पार्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि इस निशुल्क प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के सिलेबस को पहले ही 9 वीडियोस के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए और इसको मेरे साथ साथ खत्म करते चलिए। और मेरा अनुमान पूरा है कि जब तक आपका आरो यारो का प्री आएगा यहाँ से लगभग पूरा सिलेबस कवर आपका हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं भारत का भौगोलिक परिचय की दूसरी क्लास। और इस क्लास में भारत का भौगोलिक परिचय पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में आप intellecto.in ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़ें और उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा हम लोग मैप के साथ देखने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें आपको व्यवहारिक रूप से समझ में आए। बाद बाकी आप लोग कमेंट और मैसेज करते हैं कि चीज़ें आपको थोड़ी सी छोटी दिखती हैं, तो मैं यहाँ पर अब इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया करूँगा ताकि आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से देख पाएँ। बाद बाकी एक सजेशन और है, हो सकता है कि जो लोग कमेंट या मैसेज कर रहे हैं जिन्हें चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं तो वो थोड़ा सा 240 पे हो सकता है वो पिक्सल पे वीडियो चलाते हो, तो वो 480 पिक्सल पे चलाएं और तो उन्हें चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखेंगी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ पर ख़त्म किया था? भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो भारत की सीमा है वहाँ पर ख़त्म किया था। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मामला कॉन्सेप्चुअल भी हो जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए एक क्रम से चलें तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत व श्रीलंका। ठीक है, आपको पता ही है कि कल हम लोगों ने जितनी भी स्थलीय सीमाओं से लगने वाले देश थे उनके बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग आज बात करेंगे भारत व श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो देखो श्रीलंका कहाँ पर है, ये है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो श्रीलंका है ये, ठीक है, और ये है पाक जल संधि। ठीक है, कहाँ पर? ये तो पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि समुद्री सीमा साझा करता है। और जल संधि आपको पता ही होगा, जो जल संधि का मतलब होता है दो जल राशियों को आपस में जिसके द्वारा जोड़ा जाता है उसे ही जल संधि कहते हैं। तो देखो यहाँ पर चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हुई हैं, एक मिनट। तो ये श्रीलंका है, ये पाक जल संधि है। ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो पाक जल संधि के द्वारा ही श्रीलंका भारत से अलग होता है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, यानी कि समुद्री सीमा साझा करता है। और यह जो पाक जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है ये जो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर जो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी ये रही पूरी और मन्नार की खाड़ी ये रही, और ये पाक जल संधि है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पाक जल संधि के द्वारा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक क्या है? ब्रिज है। ठीक है, कौन सा? आदम ब्रिज जिसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आदम ब्रिज। ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। और एक पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप इसी आदम ब्रिज पर स्थित है या फिर इसी आदम ब्रिज का हिस्सा है।
ठीक है। और इसी पम्बन द्वीप पर क्या स्थित है? रामेश्वरम। ठीक है, इसी पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। और इस जो आदम ब्रिज है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी नामक स्थान से। ठीक है, तो आपको समझना है कि आदम ब्रिज कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, अगर क्वेश्चन इसकी अवस्थिति के संदर्भ में पूछ लिया जाए। और इसी आदम ब्रिज पर पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। ठीक है, पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। बाद बाकी आपको याद रखना है कि ये जो आदम ब्रिज है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है धनुषकोडी नामक स्थान से। ठीक है, कहाँ से? धनुषकोडी नामक स्थान से। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो समझने वाली चीजें थी वो इतनी ही थी। अगर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो इतना ही आपको भारत और श्रीलंका की सीमा के मध्य में समझना था। ठीक है, अब क्या है देखो, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो भारत विभिन्न देशों के साथ में जो सीमा रेखा के नाम है उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और वो लगभग यहाँ पर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर देते हैं। बाद बाकी मैं आपको चीज़ें बोलता ही हूँ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो, तो भारत की विभिन्न देशों के साथ सीमा के नाम क्या है? तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी, बहुत छोटे फैक्ट है ये, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। ठीक है, तो जो रेड क्लिफ रेखा है सबको पता है किसके मध्य है? भारत और जो पाकिस्तान के मध्य की सीमा है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसे 1947 में ब्रिटेन गवर्नमेंट जब यहाँ से छोड़ के जा रही थी तब उसको स्थापित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा एक अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित रेखा का मतलब होता है जिस रेखा को किसी बाहरी शक्ति के द्वारा स्थापित किया गया हो या फिर खींचा गया हो तो उसे बोलते हैं अध्यारोपित रेखा। तो यहाँ पर इसे ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थापित किया था। और रेड क्लिफ रेखा को स्थापित करने में जो मुख्य हाथ था वो था सर रेड क्लिफ का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सर रेड क्लिफ। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में इस रेखा का निर्माण किया गया था। और कब? 1947 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। उसके बाद जो देखो अगली रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ये आप सबको पता होगी, ये भारत और चीन के मध्य में स्थित है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसे 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में मैकमोहन रेखा को स्थापित किया गया था। और यह रेखा भारत और चीन के मध्य में स्थित है। उसके बाद देखो एक रेखा डूरंड रेखा है जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1893 में। तो उस समय पाकिस्तान था नहीं। तो अब वर्तमान में अगर हम देखें तो ये रेखा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। और इसे खींचने में हाथ किसका था? यानी कि जो कमेटी बनी थी उस रेखा को निर्धारित करने के लिए उसके अध्यक्ष जो थे वो थे कर्नल मोंटमर डूरंड। और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा है। ठीक है, और अभी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में यह रेखा यानी कि डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो ये थी 3 सीमा रेखा जो कि आपको याद रखनी जरूरी है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, और डूरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। साथ ही भारत व श्रीलंका की जो समुद्री सीमा मिलती है उसके बारे में भी आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। आगे बढ़ें तो अब भारत में कर्क रेखा की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्क रेखा को अगर हम भारत में देखें उससे पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि आखिर ये कर्क रेखा क्या होती है। तो मैंने कल भी आपको बताया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि चीज़ों को लगातार क्रम से देखिए। जैसे ये आपका ग्लोब हो गया,
तो ग्लोब पर जो ये आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देखते हैं इन्हीं को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और जो पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटे उसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे ऐसे करके 1 2 3, ठीक है, तो यहां पर आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यानी कि नीचे की तरफ, इसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं यही भारत के बीचों बीच से निकल रही है और अब हम भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और यह जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि हम इन 8 राज्यों को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। चलिए मैप में थोड़ा सा अपनी नज़र को गड़ाइए। तो सबसे पहले देखें गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, ये देखो थोड़ी सी निकल रही है, फिर ये मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ये देखो, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और बहुत से लोगों को राज्यों के नाम याद नहीं होते हैं, तो आप बहुत सी बच्चों वाली ट्रिक आती है, आप उनको इस्तेमाल करके इन 8 राज्यों के नाम रट सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर जिसने मैप में देख लिया तो आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिकें काम वाम आने वाली है नहीं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूं, आप मैप में देखिए और चीज़ों को बहुत ही व्यवहारिक ढंग से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक क्रिएट ना करें। तो आपने देख लिए ये 8 राज्य, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फिर देखें तो बात करते हैं थोड़ा सा इसकी लंबाई के बारे में, ठीक है, इस कर्क रेखा की लंबाई के बारे में, ठीक है। तो अगर कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, आप थोड़ा सा मैप को देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप से, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो ये कहाँ पर होगी, ये होगी मध्य प्रदेश में। देखो यहाँ से पूरा इतना आपको मैं दिखा भी दूं, ऐसे करके देखिए, देखो ये जो इतनी लंबाई आपको दिख रही है ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, ठीक है। और अगर सबसे कम लंबाई पूछ ले तो सबसे कम लंबाई आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, बस इतना सा राजस्थान का भाग आता है। तो सबसे कम लंबाई आपकी कर्क रेखा की राजस्थान में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ पर मैप पे आप कुछ चीज़ें और देखिए कि जो ये रांची आपको यहाँ पर दिख रहा है जो झारखंड का, ठीक है, या ये कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है। रांची आपको ध्यान रखना है कि एज इट इज कर्क रेखा पर ही स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो उसका आंसर था रांची, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये जगह दिख रही है आपको मध्य प्रदेश में भोपाल, और यहाँ पर गुजरात में देखेंगे कर्क रेखा के बिल्कुल पास, तो ये है गांधीनगर। तो आपको ध्यान रखना है कि रांची तो एज इट इज कर्क रेखा पर स्थित है और जो भोपाल और गांधीनगर हैं ये कर्क रेखा के बिल्कुल निकट स्थित हैं और क्वेश्चन इनके संदर्भ में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस फैक्ट को यहाँ पर शामिल कर लिया। उसके बाद देखो ये कर्क रेखा हो गई और ऐसे करके एक मानक समय रेखा होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कर्क रेखा है और ये है मानक समय रेखा जिससे कि पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो यह रेखा आपस में कहाँ पर काटती हैं, तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। उसके बाद देखो एक यहाँ पर क्या है,
इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूं तो एक गुजरात में माही नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है? माही नदी। और ये इसलिए थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है ये नदी क्योंकि ये 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, ठीक है। माही नदी जो कि राजस्थान की है वो 2 बार कर्क रेखा को इस तरीके से पार करती है। तो ये हो गई भारत में कर्क रेखा की स्थिति। और जितने भी क्वेश्चन कर्क रेखा से बन सकते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी करवा दिए, ठीक है। आपको राज्यों के नाम पता होने चाहिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई राजस्थान में, और रांची एग्जैक्ट कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि भोपाल और गांधीनगर इसके निकट स्थित हैं। बाद बाकी हम लोग देखें तो जो कर्क रेखा है और मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और अगर छत्तीसगढ़ में जिले की बात करें तो ये शायद हनुमानगढ़ है या हनुमान नगर है, ऐसा ही कुछ है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जिले में काटती है। बाद बाकी राजस्थान की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए बहती है। तो ये हो गई भारत में कर्क रेखा की स्थिति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत में मानक समय रेखा की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मानक समय रेखा यानी कि जहां से भारत के पूरे समय का निर्धारण किया जाता है। और आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है, यानी कि जो इस मानक समय रेखा पर ही समय होगा वो ही पूरे भारत का समय होगा, ठीक है। जैसे रूस ने 11 टाइम जोन को लिया हुआ है तो वहाँ पर अलग अलग होता है, लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ एक टाइम जोन है। तो भारत में एक ही समय को फॉलो किया जाता है। चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो जो मानक समय रेखा है, भारत ने किस देशांतर को मानक समय रेखा माना है? वो माना है 82.5 डिग्री देशांतर को। ये है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसे भारत ने अपना मानक समय रेखा माना है। और इस रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा, क्योंकि भारत ने एक टाइम जोन को फॉलो किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है, यानी कि जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये कुल 5 राज्यों से, ठीक है। आपको कर्क रेखा भी जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको याद रखना है 8 राज्य। तो वो गिनती भी आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। मैं पहले भी बताता चला आ रहा हूँ, बहुत बार राज्य ना पूछ के सीधी सीधी संख्या विकल्प में लिख देता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से, वहीं पर मानक समय रेखा की बात करें तो ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक अपना उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये 5 राज्य हैं। मैप में भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और ये एज इट इज एक जगह है उत्तर प्रदेश में, कहाँ? नैनी, ठीक है। नैनी कहाँ पर है? प्रयागराज में, वहाँ से और मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। विकल्प में आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, या तो नैनी प्रयागराज डला होगा या फिर मिर्जापुर डला होगा। तो ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये मिर्जापुर या फिर नैनी यानी कि प्रयागराज से होकर गुजरती है। बाद बाकी आपको एक फैक्ट तो पता ही होगा कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। अभी ग्रीनविच रेखा क्या है, जब हम लोग विश्व भूगोल को पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना है, आगे है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि कर्क और मकर रेखा एक दूसरे को, कर्क और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काट रही हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, जैसे ये सबसे भारत का पूर्वी बिंदु हो गया, यहाँ पर होगा, ठीक है। और कल मैंने बताया भी था भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु ये होगा गुजरात में, जो कि गुहार मोती या फिर गौर माता के नाम से जाना जाता है।
और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा यानी कि किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इन दोनों के बीच अगर समय अंतराल को देखें तो लगभग 2 घंटे का समय अंतराल आता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। लेकिन समय एक ही होता है, ये ध्यान रखना, भारत में एक ही समय फॉलो किया जाता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 12 तो यहाँ भी 12, बाद बाकी वैसे अंतराल हो तो कोई इसमें कोई हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन बस इतना याद रखना है कि पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य के समय अंतराल को देखा जाए तो ये लगभग 2 घंटे के करीब में आता है। तो ये हो गई भारत में मानक समय और समय रेखा की बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ें तो भारत के कुछ प्रमुख चैनल हैं या फिर जलसंधि मैंने आपको बता ही दिया, जिन स्थान से 2 जलराशियां अलग होती हैं या फिर आपस में जुड़ती हैं उनको जल संधि या फिर चैनल कहते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट भारत के चैनल या फिर जल संधि हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल ये अक्षांश के हिसाब से लिए गए हैं, 8 डिग्री अक्षांश 9 डिग्री ऐसे करके। तो 8 डिग्री चैनल यहाँ पर आपको पता ही होगा कि एक देश है मालदीव यहाँ पर, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप भारत का जो है उसके मध्य में जो जल संधि है वो है 8 डिग्री चैनल के नाम से उसे जाना जाता है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है, के मध्य कौन सा चैनल है? वो है 9 डिग्री, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। उसके बाद ग्रेट निकोबार और सुमात्रा कहाँ पर है? यहाँ पर इंडोनेशिया के पास, और ये ग्रेट निकोबार होगा तो यहाँ पर सुमात्रा और यहाँ पर ग्रेट निकोबार, इनके मध्य है 6 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये यहीं पर है, यहाँ पर कहीं लघु अंडमान है और कार निकोबार 2 द्वीप हैं, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर, और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल। उसके बाद देखो पाक जल संधि सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये पाक जल संधि हो गई। उसके बाद आप देखेंगे जो ये अंडमान है और ये जो म्यांमार है, इसके मध्य जो जल संधि है उसे क्या बोलते हैं? कोको जल संधि, कोको जल संधि। बाद बाकी यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कोको जल संधि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार और म्यांमार का एक द्वीप है यहाँ पर कोको, उसी के मध्य, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कोको जल संधि। तो ये हो गई भारत की इंपॉर्टेंट चैनल या फिर जल संधियाँ, ठीक है। आपने मैप पे भी देख लिया तो अब आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। अब देखो भारत के राज्यों से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 28 राज्य तो सभी को पता होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2 यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, ठीक है। फिर कौन सा है? यहाँ पर आ जाओ, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीप एक ही हो गए हैं। उसके बाद 6वां हो गया आपका अंडमान निकोबार, 7वां हो गया लक्षद्वीप और 8वां हो गया पुडुचेरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप एवं दादरा नगर हवेली। उसके बाद यहाँ पर देखोगे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। तो ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य कितने हैं? 28। उसके बाद देखो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। उसके बाद देखो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। उसके बाद क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ, जो कि गुजरात का है,
और सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्थित है। उसके बाद देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुदुचेरी है इसमें कुल 4 जिले हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है उसमें है 4 जिले, और वो जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। अभी मैं मैप पे भी आपको शो कर देता हूं थोड़ा सा, इसको हम लोग हटा दें। देखो ये है पुदुचेरी, कहाँ कहाँ है देखो, एक जिला है इसका माहे जो कि केरल में है, फिर है देखो ये कराईकल और पुदुचेरी दोनों तमिलनाडु में, और एक जिला है इसका यनम जो कि है आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं, एक माहे केरल में, दूसरा कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, और चौथा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, और कितने राज्यों के साथ में? 9। ये तो आपने जब उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा था तभी समझ लिया था। उसके बाद हम लोग 9 राज्य थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हो गए 9। और आपको यहाँ पर फैक्ट ये ध्यान रखना है कि भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। और ये वाला जो फैक्ट मैंने आपको तब भी बताया था जब हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले की बात कर रहे थे। तो सोनभद्र जो है वो देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो आप अगर उत्तर प्रदेश विशेष की भी क्लासेस ले चुके हैं तो इन फैक्ट्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाद बाकी हम लोग थोड़ा सा पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं पूर्वोत्तर के राज्य? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो आप देख रहे हैं इनको पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं आपको ध्यान रखना है, इन्हीं 7 राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। किन किन को? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि इन 7 बहनों में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया जाता है, ना ही ये पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है इनको पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहा जाता है। बाद बाकी जो ये सिक्किम है यहाँ पर और ये जो पश्चिम बंगाल है इनको पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में ना शामिल किया जाता है और इनको 7 बहनों की संज्ञा से भी अलग रखा गया है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और रह रही थी तो मैंने सोचा ये भी करा दूं। तो क्या होता है, भारत की समुद्री सीमा को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का अपनी समुद्री सीमा के संदर्भ में क्या अधिकार है, किस कानून का पालन वो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैसे निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, एक संधि हुई थी, कौन सी? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। और किन देशों के बीच में? जो ऐसे देश थे जिनकी सीमा समुद्रों से लगती है, यानी कि जिनके पास समुद्र तट हैं। तो उसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि एक पारित की गई थी 1982 में और इसे 1994 में लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही समझिए, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 में लाई गई और 1994 में इसे लागू किया गया। ये उन देशों के मध्य हुई जो कि समुद्र के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं यानी कि जिनका क्षेत्रफल समुद्र तट के पास में लगा हुआ है। और ये संधि क्यों की गई? तो ये संधि इसलिए की गई कि जो ये समुद्री सीमा लगती है तो कौन सा देश कितना
इस समुद्री सीमा का प्रयोग कर सकता है और वो इसमें क्या क्या कर सकता है। अनुसंधान कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है, इसके संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो इन चीज़ों के संदर्भ में इस संधि में कानून निर्धारित किए गए थे। तो अब हम बात करते हैं भारत के बारे में, ठीक है। तो भारत का जो मामला है वो कुछ ऐसा है। एक हम लोग मैप भी यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैप, चलो यही वाला ले लें हम लोग। देखो, जैसे भारत की ये है, थोड़ा सा आप लोग देखना इसको। जैसे भारत की ये है समुद्र रेखा, समुद्री तट, ठीक है। तो अब भारत का क्या अधिकार है इस वाले क्षेत्र में, जो ये आपको आगे दिखाई पड़ रहा है, तो क्या अधिकार होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक आधार रेखा को खींचा गया ताकि चीज़ें आगे बिल्कुल सटीक मात्रा में नापी जा सकें। एक सीधी ऐसी आधार रेखा खींची गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो तट होते हैं वो काफ़ी कटे पटे होते हैं, कहीं पर बहुत अंदर होता है, कहीं पर बहुत बाहर होता है। तो आगे की लोकेशन को एकदम एग्जैक्ट नापा जा सके, तो उन्हीं सब कटे फटे तटों को मिलाकर एक ऐसे करके आधार रेखा खींची गई, ठीक, आधार रेखा खींची गई। और फिर ये निर्धारित हुआ इस संधि में कि इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, ठीक है, 12 समुद्री मील तक भारत को क्या अधिकार होगा। भारत को यहाँ के सभी संसाधनों पर और जो भी कार्य करना है उसके संदर्भ में भारत को संपूर्ण अधिकार होगा। कहाँ से, इस आधार रेखा से और 12 समुद्री मील तक। बाद बाकी आप एक चीज यहाँ पर और याद रखें कि जैसे ये कटे फटे तट को मिलाने के लिए एक आधार रेखा खींची गई, फिर बीच में कुछ जल होगा, तो इस जल को आंतरिक जल की संज्ञा दी गई। किसकी, आंतरिक जल की। तो ये आधार रेखा और कटे फटे तटों के बीच में जो जल है इसे आंतरिक जल कहा गया। बाद बाकी आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे तक भारत को सारे अधिकार हैं इस क्षेत्र के संदर्भ में। उसके बाद देखो, इसी आधार रेखा से अगर हम लोग 24 समुद्री मील तक आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या है, भारत को साफ सफाई और सीमा शुल्क आदि प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। इसी आधार रेखा से 24 मील आगे बढ़िए तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर भारत साफ सफाई कर सकता है और क्या कर सकता है, जो सीमा शुल्क, यानी कि यहाँ पर कोई भी अन्य देश का जहाज या फिर कुछ भी आता है तो उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है। बाद बाकी एक चीज़ बताना भूल गया कि जो आधार रेखा से 12 मील तक वाला जो क्षेत्र है इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, और आधार रेखा से 24 मील आगे तक का जो क्षेत्र है उसे अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगर इसी आधार रेखा से हम लोग 200 मील यानी कि समुद्री मील की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं समुद्र की, तो इसी आधार रेखा से 200 मील तक आगे चले तो यहाँ पर भारत क्या कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी चीजें भी कर सकता है, ठीक है। और इस आधार रेखा से 200 मील वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसके बाद हो जाता है उच्च सागर का विस्तार, ठीक है, जहां पर कि सभी देशों का समान अधिकार होता है, ठीक है। तो भारत जो भी चीजें कर सकता है वो इस आधार रेखा से 200 मील के अंतर्गत ही कर सकता है। बाद बाकी मैंने आपको सारी चीजें बताई दी कि क्या क्या कर सकता है। बाद बाकी इस 200 मील के बाद में उच्च सागर का विस्तार हो जाता है, जहां पर कि सभी देशों के समान अधिकार होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली है कि हम लोग तब से समुद्री मील बोल रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक समुद्री मील में कितना मील होता है, तो ये होता है 1.8 मील, और एक समुद्री मील को एक नॉटिकल मील के नाम से भी जाना जाता है। बाद बाकी एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का औसत समुद्र तल जो है वो चेन्नई से मापा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों की ये
भारत के भौगोलिक परिचय की दूसरी क्लास भी खत्म हो गई और इसमें भारत का भौगोलिक परिचय पूरी तरीके से कवर हो गया। बाद बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन ही कर लीजिए। बाद बाकी सारणीबद्ध जीएस की जो किताब है उसको आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। ये किताब होगी भी, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये देखिए, ये वाली किताब आप लोग ज़रूर पढ़ें और इसमें सारी चीज़ों को सारणी के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। मैं आपको ये किताब इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस में इस किताब से 42+ प्रश्न पूछे गए थे और अब आप समझ लीजिए कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप जीएस को बहुत हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से आरओ में कर लेते हैं, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं और साथ में अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपकी जो मेरिट है वो बहुत ही ईजिली क्रॉस हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं भारत के भूगोल की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए।